25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, पड़ोसियों के डंडे की वजह से उसी दिन राजधानी लखनऊ के एक अस्पताल में बाबर का शरीर ठंडा पड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों बातों का क्या तालमेल, तो जान लीजिए कि बाबर इसलिए मारा गया क्योंकि वो बीजेपी का समर्थक था। बाबर ने बांटी मिठाई इसलिए मौत आई। मार दिया बाबर का गुनाह तो बताओ। बीजेपी को वोट तो इसमें क्या खोट, बाबर को क्यों मारा? बताओ ना बताओ। इसके दर्द को समझिए। बगल में पति का शव पड़ा है और सामने जीवन का अंधेरा। ये बोल भी नहीं पा रही है। पति के कातिलों का नाम गिनवा रही थी तो कंठ रुंध गए। भाई भी बोलते वक्त रोने लगा। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो। एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह एफआईआर किया है। प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आरोप है कि लाख मिन्नतों के बावजूद नीचे से ऊपर तक किसी अधिकारी ने बाबर की जान बचाने की कोशिश नहीं की। मरने के बाद अब हर कोई इंसाफ और कानून की बात कर रहा है। किसी को भी कानून से किसी तरह का भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। जो भी व्यक्ति होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के कटघरी गांव का है। यहां का बाबर आलम बीजेपी का समर्थक था। उसने बीजेपी को न सिर्फ वोट किया बल्कि उसके लिए प्रचार भी किया और जब बीजेपी जीत गई तो उसने मिठाइयां भी बांटी। इस वजह से उसके पड़ोसी नाराज थे। 10 मार्च से ही तनाव बरकरार था, लेकिन बात बढ़ गई 20 मार्च को, जब अपनी दुकान से लौटने के बाद बाबर ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। इससे पड़ोसी गुस्सा गए और हमला कर दिया। धर्म के आधार पर राजनीति जो है कहीं से भी उचित नहीं है और जो भी धर्म की राजनीति करते हैं वो इसी तरह की घटिया हरकत को आगे बढ़ाते हैं। पड़ोसियों के हमले में घायल हुए बाबर को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, वहां से लखनऊ भेज दिया गया। लखनऊ में इलाज के दौरान ही 25 मार्च की रात बाबर की मौत हो गई। बहुत दुखद और ये निर्मम हत्या है। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको आजादी है। घटना सामने आने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि यूपी सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कुशीनगर के कटघरही गांव के श्री बाबर जी की लोगों द्वारा पिटाई से हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मामले की गहनता से निष्पक्ष जांच हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सच्चाई है कि मॉब लिंचिंग है ये। ठीक सुन रहे हैं आप, मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है बाबर आलम और हर छोटी बड़ी खबर पर शोर मचाने वाले विपक्षी दलों को बाबर की मॉब लिंचिंग पर सांप सूंघ गया है। सवाल है कि आखिर बाबर की मौत पर खामोश क्यों है विपक्षी? क्या सिर्फ इसलिए कि बीजेपी का समर्थक था बाबर? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्पीकर सीपी जोशी ने सबका आभार जताया है। 25 बैठकों के साथ करीब 171 घंटे 19 मिनट तक सदन चला। मुख्यमंत्री आवास पर डिनर का आयोजन किया जा रहा है। डिनर के लिए मुख्यमंत्री निवास विधायक पहुंच रहे हैं। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के सदस्य भी सीएमआर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं।
तो मुख्यमंत्री आवास पर डिनर का आयोजन किया गया है और इसमें सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के जो विधायक हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। तस्वीरें इसकी सामने आई। अब बात बीजेपी को सीएम अशोक गहलोत के चैलेंज की। उन्होंने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी को जीत का घमंड हो गया है और आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 25 सांसदों को जितवाकर जनता पछता रही है। पानी कुछ नहीं हो सकता है। आज जल जीवन मिशन चल रहा है, तो पानी का सोर्स नहीं होगा तो गर्म पानी जाएगा कैसे? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होगी। अभी से ही हर व्यक्ति को चाहिए कि पानी बचाने का काम करे। जैसे पुराने जमाने में गर्म टांके होते थे और बरसात का पानी इकट्ठा होता था, उसको पाले पानी कहते थे। साल भर पीने का काम आता था। वो जमाना भी देखा हमने। तो मैं समझता हूँ कि अभी कैसे का अलग बजट पेश किया, किसानों के लिए अलग छूट दी हमने, उनके कर्जे माफ किए। पहले करीब 14,000 करोड़ रुपए के हम लोगों ने 20 लाख किसानों को फायदा मिला, तो कोई कमी नहीं रही। बिजली के बिल उनको कम हो गए। अब तो करीब 5.5 लाख किसानों को बिजली बिल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने 1,000 रुपये प्रति महीना उनको अनुदान दिया है उसके लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि बूंद बूंद खेती हो, फव्वारा खेती हो, जिससे कि पानी बचे। आपको विपक्ष के नेताओं को मैंने कहा है कि खाली आप वक्तव्य देते हो तो आरोप लगा दो सरकार पर। इसकी बजाय कम से कम आप हमारे साथ चलो, प्रधानमंत्री महोदय से मिलते हैं। ERCP जो हमारी योजना है पूरी राजस्थान के लिए 13 जिलों की, वहाँ सिंचाई भी होगी, पीने के पानी में आएगा। उसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय योजना घोषित करवाओ उसको। प्रधानमंत्री ने वादा किया था जयपुर में अजमेर की मीटिंगों के अंदर। तो ये तमाम दबाव में डाल रहे हैं। तो मुझे अफसोस होता है कि कोई वादा किया प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद में एक राष्ट्रीय परियोजना 16 है देश के अंदर, तो 17वीं करने में क्या तकलीफ आ रही है? सांसद वे समझता हूँ कल तो जाके मिले प्रधानमंत्री जी से, स्टेट वाइज मिल रहे होंगे। वो उनके पार्टी का प्रोग्राम होगा। तो जो आवाज बुलंद करनी चाहिए 25 सांसदों को। मेरा मानना अगर 25 सांसद, नेता प्रतिपक्ष यहाँ के, बीजेपी का अध्यक्ष, ये फालतू में स्टेटमेंट देते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं। ट्वीट करने का भी एक तरीका होता है कि क्या लैंग्वेज लिखते हो, क्या मीनिंग निकलता है, क्या उसमें तथ्य है, उसके बगैर भी ठोकते रहते हैं। हम भी देखते हैं, चलो करने तो कोई बात नहीं, वो करो अपने हिसाब से। पर आप कम से कम जो राजस्थान की प्रॉब्लम्स हैं, पानी की है या बिजली की है, कोयले की है, कोई प्रॉब्लम हो उसको उठाओ कम से कम। आप लोग उठा ही नहीं रहे कोई मांगों को। तो राजस्थान के 25 सांसद को जिता के जनता अब पश्चाताप कर रही है। इनको सबक सिखाएगी अगले चुनाव के अंदर। इनको भ्रम नहीं होना चाहिए कि 5 राज्यों में 4 चुनाव जीत गए तो सब कुछ इनको मिल गया है। डेमोक्रेसी के अंदर कब जनता का मिजाज बदल जाए मालूम नहीं पड़ता। ये हमने अनुभव से देखा है। जब जनता का मूड बदलेगा ना, आज महंगाई बहुत भयंकर है, बेरोजगारी तो हाहाकार मचा हुआ देश के नौजवानों के अंदर, उनको एहसास हो जाएगा खाली ये हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की बात करके लोगों को भरमा रहे हैं। इनकी बातों में दम नहीं है, शासन नहीं कर रहे, खाली वोट लेने के लिए हिंदुत्व की बात करते हैं, वोट लेने के लिए राष्ट्रवाद की बात करते हैं। क्या हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है क्या? देशवासी राष्ट्रवादी नहीं है क्या? इनकी पोल खुलेगी तब झटका लगे तो मालूम पड़ेगा इन लोगों को। 5 राज्यों को वो पहले हम लोग कह रहे थे चुनाव में 125 दिन तक इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। पहले भविष्यवाणी हो रही थी, जैसे चुनाव खत्म हुए नहीं और ये दाम बढ़ाने लगेंगे। आप देख रहे हो दाम बढ़ने लग गए। जनता इन बातों को समझती है, इनकी कथनी में करने में कितना बड़ा अंतर है। समय आने पर इनको झटका देगी जनता, ये समझ नहीं पाएंगे क्या हो गया। दौसा जिले के मंडावर थाने में विधायक जौहरी लाल मीणा के पुत्र सहित 5 लोगों के खिलाफ नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में आज दिल्ली से केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम मंडावर पहुंची। जैसे ही आयोग की टीम दौसा पहुंची तो सीधे पीड़िता के गांव चली गई। अलवर जिले के एक गांव में आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने पीड़िता और पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुलिस के प्रोसीजर में गैप है और पीड़ित परिवार को आरोपियों से भय भी है। पुलिस की जांच डिले हो रही है। ऐसे में पुलिस को जल्द कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि शनिवार को यह बता दिया गया था कि वे सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलेंगे। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासन ने परिवार से आयोग की टीम को दूर रखने की कोशिश की। ये बच्चे के परिवार वालों से बातचीत हुई है, वो जो कुछ हमका साथ शेयर करना चाहते थे हम उसको रिपोर्ट का पार्ट बनाएंगे और पुलिस के साथ भी वो जानकारी हम शेयर करेंगे जिसमें हमको ऐसा लगता है कार्रवाई होना चाहिए। इसके साथ साथ हमको जो प्राइमा फेसा ऐसा लगा है कि प्रोसीजरल गैप्स हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, वो भी हम पुलिस को बताएंगे कि प्रोसीजरल गैप्स को जल्दी से जल्दी फिल करें। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के परिवार का कहना ये है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इस कारण उनको भय है। पुलिस को हम ये ताकीद करेंगे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। क्या लगता है कोई धमकी मिल रही है पीड़िता के परिवार को? डेफिनेटली उन्होंने ऐसा कहा है कि उनको भय है, तो अगर भय है तो पुलिस को उनको सुरक्षा देना उनका काम है, उनको सुरक्षा मिले ये सुनिश्चित करने के लिए हम पुलिस को लिखेंगे। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई सर, 4 दिन से ऊपर हो गया एफआईआर दर्ज हुए। देखिए गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और जब मैं आया हूँ तब हमको हमारी जांच को भी डिले करने की कोशिश की गई। आज ही बच्चे को 164 के स्टेटमेंट के नाम पे ले गए, सुबह 9:30 बजे ले गए, दिन में 2:30-3 बजे वापस लेके आए। ये सभी चीज़ें हैं जो हमारी रिपोर्ट का पार्ट बनेंगी। तो आयोग इस पर कुछ संज्ञान लेगा? डेफिनेटली आयोग अपनी रिपोर्ट में इन सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए इन सब तथ्यों को शामिल करेगा। हमको परिवार से बात करने के बाद ये समझ में आया कि पुलिस तथ्यों को आयोग तक आने से छुपाना चाहती थी। अब बात टोंक की, जहां बरौनी थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी करने का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता के पिता ने बरौनी थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार 14 साल की बच्ची कल दोपहर गांव में ही किराने की दुकान पर कुछ सामान लेने गई। इसी दौरान गांव का मुकेश कुमार बच्ची को पकड़कर एक खंडहर में ले गया और दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने मामला दर्ज करवाया। पुलिस में पॉक्सो और बलात्कार की धाराओं में मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल करवाया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने 3 टीमें गठित की हैं। पुलिस आरोपी की तलाश में है, लेकिन आरोपी वारदात के बाद से फरार है। थाना इलाके में पीड़िता अपने नाबालिग पीड़िता अपने माता पिता की आई, बताया कल वो कोई किराने का सामान लेने दिन में 1 बजे जा रही थी, तो आरोपी मुकेश पुत्र बद्रीलाल गुजर आया पीछे से, जबरदस्ती पास ही कोई खंडनुमा मकान में उसको ले गया और उसके साथ ज्यादती की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर जिले में थार महोत्सव के तहत थार श्री और थार सुंदरी का कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना। बाड़मेर में चल रहे थार महोत्सव में थार सुंदरी का खिताब चंचल जांगीड़ के नाम रहा, तो वहीं थार श्री का खिताब विजय गर्ग के नाम रहा। और चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप।